मॉर्निंग 11 क्लास। तो हम कहानी कंटिन्यू करेंगे दोपहर का भोजन। ठीक है, दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी कहानी की मुख्य पात्र माँ है और इसके 3 लड़के हैं। गरीबी व्यवस्था से गरीबी इनकी अर्थव्यवस्था है, गरीबी से ये जूझ रहे हैं। परिवार की हालत ठीक नहीं है। सिद्धेश्वरी कोशिश करती है कि परिवार में प्रेम बना रहे। तो पहले रामचंद्र यानी बड़े बेटे को खाना खिलाती है। अब इसका मझला बेटा आया, अब उसे वो खाना खिलाने जाने वाली। तो मझला लड़का जो है मोहन, वह आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया खाना खाने के लिए। कुछ सांवला था और उसकी जो आंखें थी वो छोटी थी। उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा नहीं था। बड़ा भाई लंबा था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर था और उदास भी दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि घर की हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। तो वो बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने कह दिया कि वो यहीं कहीं पे था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। मतलब धीरे धीरे वो बोली, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मतलब उसने झूठ बोला, तो उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। मोहन को भी पता था कि बड़े भैया ऐसा कुछ नहीं कहे होंगे, माँ बस यूं ही कह रही है। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरी की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। मतलब वो लगभग खाना खा चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई। वह दूसरी ओर देखने लगी तो लड़कों से उसे डर लगता था कि कहीं गरीबी के कारण लड़के जो हैं वो कहीं घर वर छोड़ के ना चले जाए। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया तो उसने क्या करा, मुख अपना दूसरी ओर फेर लिया। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। तो सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर स्वस्थ स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियाँ तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। तो बेटा रसोई की हालत जानता है कि रसोई में इतना अनाज नहीं है कि उसकी माँ सबको अधिक रोटियां खिला सके। तो अब वो क्या करता है, वो बड़े धीरे स्वर में एक शिक्षक की तरह बच्चे को जैसे समझाते उसी प्रकार से अपनी माँ को समझाने लगा कि नहीं माँ, तुमने रोटी अच्छी नहीं बनाई है और मेरे को भूख भी नहीं है कि मैं और रोटी खा सकूं। हाँ, पर दाल अच्छी बनी है, तुम अगर देना चाहती हो तो मुझे थोड़ा सा दाल दे दो, क्योंकि वो अच्छी लग रही है खाने में। इस तरह से कहते हुए वे रोटी लेने से मना कर देता। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुर सुर पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। तो अब वो धीरे धीरे दाल पी रहा था। इतने में उनके पिताजी जो थे वो अपने जूते को घसीटते हुए, मतलब धीरे धीरे कदमों से चलते हुए घर के अंदर आए और राम का नाम लिया और चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेज़ी से बाहर चला गया। तो जैसे ही पिताजी आ गए तो माँ ने अपना जो सिर पे पल्लू रखा था वो थोड़ा सा और नीचे खींचकर, फिर बेटा जो है पिताजी को देखता है, जल्दी से वो दाल को पीकर एक सांस में हाथ धोने के लिए लोटा लेकर बाहर चला गया।
2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे, रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुभला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती हो। तो इतने धीरे धीरे रोटी को खा रहे थे जैसे कि कोई गाय हो और वो बूढ़ी हो और घास मुंह में रख के बहुत देर तक वह जुगाली करती है। उसी प्रकार से जो उनके पिताजी थे मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वो रोटी का टुकड़ा लेकर खा रहे थे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। तो घर की हालत बहुत ख़राब थी, कपड़े भी ढंग के नहीं थे, शरीर बिल्कुल अब बूढ़े इंसान की तरह होने लगा था, खान पान अच्छी नहीं थी। थे 45 वर्ष के परंतु 55 के दिखने लगे थे और उनकी जो बनियान पहने हुए थे वो बिल्कुल धागे धागे से निकलने लगी थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुरकते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और ज़ोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। तो सिद्धेश्वरी को कुछ समझ में नहीं आया। जब उसके पिताजी ने, मतलब उसके पति ने, मुंशी जी ने पूछा कि रामचंद्र के पिताजी ने पूछा कि वो कहाँ है रामचंद्र बड़ा बेटा, तो सिद्धेश्वरी ने बोला कि अभी तो खाना खाकर निकला है काम पे और कह रहा था कि मतलब इससे भी अच्छी नौकरी उसको मिल जाएगी। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई और साथ ही साथ में जो बड़ा बेटा था उसके बारे में सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है कि वो हमेशा बाबूजी बाबूजी कहता है और ये भी कहता है कि बाबूजी जो है वो देवता के समान है, मतलब वो बहुत महान व्यक्ति है। तो इस तरह से वह झूठ बोल देती है, परंतु ये नहीं सोचती कि कैसा लगेगा उनके पिताजी को। वो यही जानती है कि वो झूठ कह रही है तो घर को बांधने के लिए और एक दूसरे से सबको प्यार रहे, इसीलिए। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई तो मुंशी जी को लगा कि सिद्धेश्वरी सच बोल रही है, इसीलिए उनके चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। तो अब उन्हें बड़ा अजीब लगा ये बात सुनकर। चेहरे पे चमक तो आ गई, खुशी हुई कि बेटे ने पिताजी की तारीफ़ की, पर कहने लगा कि ये क्या कह रही हो तुम, वो ऐसे कह रहा था कि बाबूजी देवता के समान है, तो वो तो बड़ा पागल है, ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो आम इंसान हूँ। मतलब इस तरह से वो खुश होते हुए वो इस तरह से कहते हैं। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, मतलब उसे सिद्धेश्वरी को जो है वो अजीब खुशी महसूस हुई, बिल्कुल नशा चढ़ गया। जैसे नहीं कहते हैं कि आप किसी नशे में आ गए हो, वैसे वो झूठ के नशे में आ गई और वो झूठ बोलने लगी। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। मतलब अगर किसी को आप देखो, कोई बहुत बीमार हो या फिर कोई बहुत नशा करके बेहोशी की अवस्था में पड़ा हो तो कैसे बड़बड़ाने लगता है, उसी तरह से सिद्धेश्वरी भी जो है वो बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस ज़माने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है और आज कह भी रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि कोई प्रमोद को कुछ, कहीं उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। तो अब वो झूठ कहने लगती है लगातार, क्योंकि वो चाहती थी कि पिताजी, बेटे और भाइयों के बीच में, सबके बीच में जो है वो प्रेम की डोर जो है वो बंधी रहे, इसीलिए वह झूठ कहती है कि अरे पागल नहीं है बेटा मेरा, वो तो बड़ा इज्जत करता है आपका, बड़ा खुश होता है आपका नाम लेकर। और मोहन जो उसका मझला बेटा है वो तो बड़े भैया की और इज्जत करता है और कहता है कि बड़े भैया बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कोई उनकी इज्जत करते हैं, सब उन्हें मान देते हैं, और बड़ा भाई ऐसा है कि अपने छोटे भाइयों पे जान देता है और वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने छोटे भाई में से प्रमोद जो कि बहुत छोटा, उसको कुछ हो या वो कभी नहीं सह सकता। तो इस प्रकार सिद्धेश्वरी जो है वो अपने परिवार को बांधने के लिए झूठ कहती है, क्योंकि अक्सर गरीबी में परिवार टूटने की नौबत आ जाती है और उसे डर भी था कि कहीं बेटे जो हैं वो कहीं पलायित ना हो जाए, मतलब घर से कहीं चले ना जाए। एक दूसरे को बांधने के लिए एक दूसरे में प्रेम चाहती है, इसीलिए वह झूठ सच कहती है।
ठीक है। तो दोपहर के भोजन में ये कहानी सिमटती है। घर की माली हालत ठीक नहीं है, एक दूसरे के बीच में प्रेम रहे, इसीलिए सिद्धेश्वरी अपना पात्र जो अपना रोल निभा रही है बहुत अच्छा निभा रही है। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी अगले दिन। धन्यवाद।